ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, है ना। जो भी हमारा कल तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एटम वगैरह के बारे में देखा था, इन सारी चीजें वगैरह देखी थी, है ना। क्या कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन देखा था एटम का, हर एक चीज क्लियर है। आज हम लोग लास्ट टॉपिक हमारा जो बच गया था कल, यहाँ पे एंड किया था हम लोगों ने, जिसका नाम था क्या, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल। सो आज का यही टॉपिक होने वाला है, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल। देखो सिलेबस में हमारे जो दो मॉडल्स हैं, जे थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये डिलीटेड है फ्रॉम जेईई एंड नीट सिलेबस, है ना। दैट्स वाई उस मॉडल को मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं। हालांकि इसके बाद, इस टॉपिक के बाद मैं थोड़ा सा रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, एंड उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो बतानी जरूरी है, क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स इंपॉर्टेंट है, वो जानना ड्रॉबैक जरूरी है। ठीक है, सो नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि एक अल्फा पार्टिकल है। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? He++, यही होता है He+2 है। तो जब हम लोग इस अल्फा पार्टिकल को एक इंफिनिटी से इधर फेंक रहे हैं, लेट्स सपोज मान लीजिए इंफिनिटी से, इसको मान लीजिए 0.1, और वेलोसिटी v से फेंक रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं? v से। यहां पे एक अपना एटम है जिसका ये हो गया अपना न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा अब ये इंफिनिटी से फेंकने का मतलब क्या है कि सर कितना दूर से फेंक रहे हैं? समझो, मान लो ये एक एटम है अपना, ठीक है, ये एटम का न्यूक्लियस है मान लो। इधर से मैं अल्फा पार्टिकल उठाया और फेंका। एक वक्त के बाद ये अल्फा पार्टिकल जाके यहां पे रुक जाएगा ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन कहां सर? नेगेटिव, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये रिपल्सन के कारण एक पॉइंट पे रुक जाएगा। अब इंफिनिटी का मतलब ये, देखो जैसे मान लो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रहा है। मैं कह रहा हूं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एरिया है लेट्स सपोज इतने में, ठीक है, और मैं फेंक यहां से रहा हूं, इस पॉइंट से फेंक रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमारा एरिया यहीं तक है, तो ये पॉइंट भी इस फील्ड लाइंस के लिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? जहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरिया, क्या जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो काम करना बंद कर दे, वो पॉइंट क्या होता है? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि भाई एकदम बहुत दूर से ही फेंक रहा है, ऐसा नहीं है। उस फील्ड लाइंस का जो इफेक्ट जिस पॉइंट पे काम करना बंद कर दिया, वहां से उसी पॉइंट से क्या स्टार्ट हो जाता है? इंफिनिटी। उसी पॉइंट को क्या कहेंगे? इंफिनिटी। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, तो इंफिनिटी से फेंकने का मतलब ये क्लियर हो गया ना। आगे बढ़े, तो अब मान लो यहां से अल्फा पार्टिकल हम लोगों ने फेंका, एक टाइम के बाद क्या हुआ? ये अल्फा पार्टिकल यहां से घूम गया, मतलब यहां पे, यहां से आके ऐसे रोटेट कर गया, मान लो ऐसे, मतलब यहां पे जाके रुक गया इस पॉइंट पे, मान लो ऐसे। इस पॉइंट को मान लो 2 पॉइंट। अब जरा देखो, यहां से v वेलोसिटी से गया था, क्या इस पॉइंट पे आते आते वेलोसिटी 0 हो जाएगी? अरे हाँ कि ना? इस पॉइंट पे आते आते वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसको मान लीजिए x, इसी को कहते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। कि अगर इतना डिस्टेंस और चल लिया होता तो ये, समझ रहे हो? क्लियर है? अब कैसे, क्या रिलेशन बैठेगा? देखिए सबसे पहले अगर ये 0.1 है, हमें पता है कि जब भी कोई
चार्ज पार्टिकल को हम लोग फेंकते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, अरे हाँ कि ना। तो दोनों पॉइंट्स जो 1 और 2 पॉइंट्स है, क्या इस पे टोटल एनर्जी T1 इक्वल्स टू T2 होगा? T1 इक्वल्स टू T, टोटल एनर्जी 1 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी 2। अरे भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। यही होता है ना, एनर्जी इज कंजर्व्ड एट एनी 2 पॉइंट। समझ में, किसी पॉइंट पे एनर्जी हमेशा क्या रहता है, समझ में आ रहा है? चलो अब टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Pe1 प्लस Ke1 इक्वल्स टू Pe2 प्लस Ke2। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, अब जरा निकालते हैं हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, साइड में मैं यहां पे निकाल रहा हूं, देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी 1 निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सबसे पहले तो ये भी जान लो, ये पता है ना, बताया था कल मैंने, क्या K Q1 Q2 अपॉन R। और काइनेटिक एनर्जी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ mv²। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया यहां पे K Q1 Q2 बाई R। अब एट पॉइंट 1 R कितना है? इंफिनिटी, यानी K Q1 Q2 अपॉन इंफिनिटी। क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? 0। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर? ये तो सर होगा यही, हाफ mv²। अच्छा, यहां पे जो मास है वो किसका है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। और जो वेलोसिटी है वो भी किसकी है? वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर है? अरे फेक अल्फा पार्टी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मास और वेलोसिटी उसी की होगी। नेक्स्ट आते हैं यहां पे Pe2 निकालते हैं। Pe2 सिंपली क्या होगा? K Q1 Q2 बाई R। यहां पे तो 0 नहीं होगा, बताइए जरा क्यों? इस पॉइंट पे एक कुछ तो डिस्टेंस चल लिया, ये R तो 0 नहीं है, तो जब R 0 नहीं है तो Pe2 भी 0 नहीं होगा। क्या होगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे। Ke2 कितना होगा यहां पे? हाफ mv²। वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 0। समझ में आया? अरे हाँ कि ना। सो यहां से जो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर रहे होंगे, वो क्या आ जाएगा? P1 की वैल्यू 0 प्लस हाफ mv² इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R प्लस 0। यही आएगा, देखो जरा, है भाई? क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट हाफ mv² इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R। यहां तक तो सर ठीक है, मास भी पता है, वेलोसिटी सब तो ठीक है। सर Q1 Q2 क्या है? Q1 है क्या? व्हाट इज Q1 एंड व्हाट इज Q2? ये ध्यान देने वाली बात है। Q1 है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। चार्ज ऑन, जो कि किसके बराबर होता है? +2e। होगा कि नहीं होगा? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होगा? +2e। अरे हाँ कि ना यार, देखो ना, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो लिख दिया +2e। ये क्या है? Q2 चार्ज ऑन न्यूक्लियस। और कल मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, क्या था? चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होता है? +Ze। समझ में आया? अब हम इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो आइए यहां पे नेक्स्ट पेज में पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट हाफ mv² इक्वल्स टू K क्या था? 2e इंटू ZE अपॉन में। अच्छा ये जरा देखिए, जो हमने ये R लिखा है P.2, ये R10, ये x ही होगा क्या? यही तो होगा। सो डायरेक्ट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अपॉन में x। ठीक है? सो
यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन में mv स्क्वायर। ये होता है आपका मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। यही फॉर्मूला अब आपको याद रखना है, हर एक चीज यहीं से निकलेंगे। क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन में mv स्क्वायर। लिखिए इसको जल्दी। यहां पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। क्लियर है, हाँ कि ना। अब आते हैं यहां पे क्या, कौन सी है, यहां पे जो k है वो क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। z क्या है, z इज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट विच वी हैव टेकन, है ना, जो हम लोग एलिमेंट लेंगे उसका एटॉमिक नंबर। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास क्या है, मास किसका होगा, ये आपको गिवन रहेगा, अल्फा पार्टिकल या जो भी होगा, जो भी वहां पे ले रहे होंगे। वेलोसिटी भी हमें ये होगा, मास होगा किसमें, ग्राम में, और ये वेलोसिटी हमारे मीटर पर सेकंड में गिवन होगी क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। मान लो अगर अल्फा पार्टिकल का मास है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जरा मेरे को बताना। मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या होता है, देखो समझो। वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये कैसे आया अगर मैं बताऊं तुमको, तो वो अल्फा पार्टिकल क्या है, डब्ल्यू चार्ज हीलियम आयन He+2, यही अल्फा पार्टिकल। अब मास जो डिटरमाइन करते हैं हम लोग किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसमें प्रोटॉन कितना है, 2 ड्यू टू एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन कितना है, 2। तो 4 टाइम आ गया ना मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। तो ये यहां से आया, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलो लिख लिया। अब यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, मान लो तुमको एक क्वेश्चन दिया कि एन एनी पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड थ्रू इंफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, है ना, तो कितने डिस्टेंस तक, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इस पे बेस्ड, है ना। लिखो एक क्वेश्चन, an alpha particle having velocity of 4 meter per second is projected towards nucleus of an atom is projected towards nucleus of an atom from infinite या फिर from infinity. What will be the minimum distance of approach? या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। What will be the minimum distance of approach? ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट किया है ये किस एटम का न्यूक्लियस है,
ये जो दिया ना एटम प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये मान लो गोल्ड है Au, जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 79। अब निकालो। निकालिए, ट्राई करिए एक बार। हाँ भाई, निकला। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पूछा है, x क्या होता है 4k सॉरी 2k ZE² अपॉन में MV²। अरे यही तो होता है, देखो ना इधर फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो सिंपल। 2k की वैल्यू 9 × 10⁹ z क्या है सर Au है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 79 एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर मैंने एटॉमिक मास गलती से बोल दिया था, इनटू इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर। अब सर इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट मास, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सर आपने होता मास 4 × मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 1.67 × 10⁻28 kgs इनटू वेलोसिटी कितना दिया है v², तो v 4 × 4। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा मीटर में आंसर। ठीक है, अच्छा इसमें बढ़िया क्वेश्चन और एक इससे ये बन सकता है, मान लो तुमसे ये पूछ दे कि फॉर एनी पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये प्रोजेक्ट होके, मान लो ये जैसे यहां से यहां आ रहा था, यहां से आता, मान लो कहीं इस पॉइंट पे निकालने को बोल दे, फॉर एनी पॉइंट, इस दोनों पॉइंट के बीच में कहीं भी, तब क्या करेंगे? क्यों सर अगर बीच में निकालने को बोल दिया तो क्या दिक्कत हो जाएगा? दिक्कत क्या होगा समझो। अब मान लो ये यहां पे आ रहा है ऐसे, फॉर एनी पॉइंट, यहां से आ गया 1 और ये आ गया 2, ये मान लो ये किसी पॉइंट है जिसका नाम है 3, ठीक है, और इससे पे पूछ दिया तुमको मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट ऑफ अप्रोच। अब इस पॉइंट पे तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगी और तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। मेन फंडा ये है, ये दोनों पॉइंट्स पे तो तुम लगाते रहते ना एनर्जी कंजर्वेशन, तो इस पे भी लगेगा हालांकि, लेकिन इस दोनों पॉइंट पे क्या सर, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता था जीरो, काइनेटिक एनर्जी जो आता था वो लिखते थे, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो आता था वो लिखते थे, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती थी जीरो। आ रही बात समझ में? तो करेंगे वही सिंपल, टोटल एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन ही यूज करेंगे, टोटल एनर्जी 2 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 3। तीनों पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, यहां पे पुट कर दो पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1, फिर पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी 3 प्लस काइनेटिक एनर्जी 3। अब देखो ये तो जीरो हो गया और इधर ये जीरो हो गया, एज इट इज सबकी वैल्यूज रखो, फिर समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो लास्ट वाले ही तो है, 2 ही तो रखा हूं मैं इसको, ये पॉइंट को मैंने 2 ही तो लेट किया, 3 थोड़ी लेट किया है, 3 तो ये वाली है ना। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? समझ में? फिर इसमें वैल्यू पुट करो नॉर्मल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये वो सब कुछ पुट करके वहां से मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा वहां पे हम लोग ये जो x पुट करते थे ना यहाँ पे, अब ये x ये नहीं होके क्या हो जाएगा, ये पूरा, मान लो ये कोई एटम है यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस है, तो ये पहले इतना x लेते थे ना,
अब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ये क्या हो गया, ये पूरा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में आ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल बीच में ही रुक गया ना मेरे भाई। पार्टिकल पहले यहां तक आ रहा था, अब यहां रुक गया, तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये पूरी हो जाएगी, तो ध्यान रखना इसको बस। ठीक है, चलो लिख लो इसको, बढ़िया टाइप का एक कॉन्सेप्ट बैठ सकता है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, जो कि है यहां पे EMR। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे एनसीईआरटी में, हमारे बुक्स में तो यही लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पे चेंज करूंगा, थोड़ा टू मेक इजी, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मैंने क्या डाला, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो सबसे पहले इसको समझते हैं ये है क्या, मतलब ये टॉपिक क्या बताना चाह रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो पहले बाद में समझेंगे, पहले ड्यूअल नेचर होने का मतलब क्या है। देखो रेडिएशंस जो है ना, रेडिएशंस जो वेव हमारा ट्रैवल करता है उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ड्यूअल का मतलब होता है दो नेचर, तो यहां पे हम लोग दो नेचर किसका पढ़ने वाले हैं, लाइट का, रेडिएशंस का, जो एक क्या होता है वेव, और दूसरा पार्टिकल। कौन कौन सा नेचर होता है, वेव एंड पार्टिकल नेचर। किसका सर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं रेडिएशंस क्या होते हैं। क्या होता है रेडिएशन, सोचो जरा, व्हाट इज रेडिएशन। देखो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो रेडिएशन इज नथिंग बट द इमिशन एंड प्रोपगेशन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या हो गया, रेडिएशन किसको कहते हैं, इमिशन एंड प्रोपगेशन। किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेडिएशंस। तो पहले तो हेडिंग डालिए रेडिएशन, लिखिए डेफिनेशन, लिखिए रेडिएशंस का, लिखो रेडिएशंस इज द इमिशन एंड प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। रेडिएशन इज emission and propagation of energy in form of waves, in form of waves। अच्छा सॉरी, मैंने in form of energy बोल दिया था क्या, ओके ठीक है। इन फॉर्म ऑफ वेव्स कह सकते हो, इन फॉर्म ऑफ रेज बोल सकते हो, या फिर इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हो। क्लियर है, अरे हाँ कि ना। रेडिएशन इज नथिंग बट द इमिशन एंड प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेज, इन फॉर्म ऑफ वेव्स, इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ हेडिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अब डालिए ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया क्या, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है या मूव करता है तो वो अपने साथ क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड,
अब देखो ना इसके नाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन, मतलब समझ रहे हो, जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लिखिए इसका डेफिनेशन, लिखिए इसका डेफिनेशन लिखिए। इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज it can be defined as form of energy, it can be defined as form of energy that is produced, that is produced by the movement of electrically charged particles, that is produced, लिखो ना भाई, that is produced by the movement of electrically charged particles travel through a matter or vacuum, travel through a matter or vacuum, travel through a matter or vacuum, or by any oscillating magnetic and electric disturbance, by or by any oscillating magnetic and electric disturbance। ठीक है, सिंपल भाषा में ये आपके थ्योरेटिकल चीजों के लिए मैंने बस लिखवा दिया, अदरवाइज अगर सिंपल भाषा में कोई पूछे या कहीं आए तो सिंपल भाषा में यही समझना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है, बस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो फील्ड लाइंस है, जैसे देखो इसको थोड़ा सा समझो ये होता कैसे है। ठीक है, मान लो ये हुआ वेव जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो जो ये जो वेव प्रोपगेट कर रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके क्या होगा, बताओ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। समझ पा रहे, मैं इसको थोड़ा सा अगर ऐसे लिख दूं तो ज्यादा बेटर समझ पाओगे तुम लोग। ये ऐसे, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है उसके परपेंडिकुलर क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर क्या जनरेट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये तीनों के तीनों एक्सिस में से मान लो एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये जेड, समझ रहे हो, जैसे हो गया ये एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कहां हो, जैसे तुमने, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स माने जाते हैं ये। रेलवे लाइंस के ऊपर तार देखते हो, वो जो बिछाता है जिसपे पूरा कनेक्टेड होके चल रही होती है ट्रेन, बहुत पावरफुल वेव जनरेट करता है, बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है वो। मतलब इतना पावरफुल होता है कि जैसे मान लो कोई इंसान अगर उससे थोड़ी दूरी पे भी है तो वो उसको खींच लेगा अपनी तरफ। समझ में आ रहा है, ये वही उसी का ये होता है एप्लीकेशन, एक कह सकते हैं उसको। ठीक है, चलो लिख लो इसको। इसके पॉइंट्स लिखते चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके पॉइंट्स लिखते चलिए। पहला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, EMR
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह लो, आर ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। वैक्यूम में, ठीक है। जो हमारा सनलाइट का जो वेव्स आता है ना, वो भी किस में काउंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। जो सनलाइट में जो वेव आता है वो भी किस में काउंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लिख लेना ऐसे यहां पे ये भी कि सनलाइट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सनलाइट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा समझते हैं इस वेव के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स जो कि जरूरत, जो हमारी मदद करेगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। देखो, सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ क्रेस्ट, इस पॉइंट को, इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्रेस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो ध्यान रखिएगा, ये क्रेस्ट, एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ क्रेस्ट। ए से डिनोट करते हैं इसको। दूसरा लिखिए वेवलेंथ, जिसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। क्या होता है सर वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, उसी को क्या कहा जाता है, वेवलेंथ। जैसे मान लो इसको मैं अगर फर्दर प्रोसीड करूं, इस फॉर्म में, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसी को क्या कहेंगे, लैम्डा। ठीक है, लिख लीजिएगा यहां पे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, और ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है, क्या होगा, लैम्डा का यूनिट क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, मीटर में लिख सकते हो, सेंटीमीटर में लिख सकते हो, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग में लिख सकते हो। ठीक है, अब देख लो, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, 1 कुछ कन्वर्जन से याद रखिएगा, 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, लिख लीजिए। नैनोमीटर वगैरह पता है ना, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर। राइट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रीक्वेंसी, तीसरा। डिनोट करते हैं म्यू से, ऐसे। ओके, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि कितना नंबर ऑफ वेव्स एक साइकिल में पास हो रहा है। क्या बोला मैंने,
कितना नंबर ऑफ वेव्स एक साइकिल में पास हो रहा है या पर सेकेंड, उसी को क्या कहा जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये डिपेंड भाई करेगा उसके वेव या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा। मान लो वेव जो है इतना बड़ा है तो एक ही वेव पास हो, या फिर मान लो इतने में ही ऐसे भी हो सकता है। समझ, तो नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा हो गए, इसमें नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा हो गए, इसमें नंबर ऑफ वेव्स कम हो गया, इसमें एक ही वेव हुआ, इसमें देखो कितने सारे वेव्स आ गए। समझ में आया? लिख लीजिए, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर साइकिल, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर साइकिल या पर सेकंड भी लिख सकते हो, पासिंग पर साइकिल या पर सेकंड भी लिख सकते हो, थ्रू अ फिक्स पॉइंट, थ्रू फिक्स्ड पॉइंट। चलिए लिखिए जल्दी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता क्या है अगर मैं पूछूं, बताओ? v बाई लैम्डा, v बाई, अगर यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गया तो ये v बाई लैम्डा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, c बाई लैम्डा। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए वेव नंबर। v बार से डिनोट करते हैं इसको, वेव नंबर। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट क्या क्या हो सकता है, हर्ट्ज तो कहते हैं एक तो, ठीक है, या फिर देखो यहां से निकाल सकते हो मीटर पर सेकंड, और ये क्या है मीटर, तो सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलिए लिख लीजिए वेव नंबर। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। समझ में आया? 1 सेंटीमीटर इतना है, इसमें हो सकता है एक ही वेव हो या फिर मल्टीपल बहुत सारे वेव्स हो। क्लियर है? ये जो होता है v बार, ये होता है 1 बाई लैम्डा, ये होता है यहां पे, ये ऐसे क्या होता है 1 बाई लैम्डा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग इनवर्स। ठीक है, लिख लीजिए। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन वेव्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ के फॉर्म में या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में सजाया गया है, रखा गया है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा वेव सबसे पहले आता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ऐसे समझ लो, सबसे पहले क्या आता है बताना चाहेगा कोई? आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर, बताइए, सोचो। है ना, सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स, फिर आता है माइक्रोवेव्स,
ठीक है। फिर आता है इंफ्रारेड रेज, IR बोलते हैं इसको। फिर आता है अपना क्या, विजिबल रेंज। फिर आता है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। फिर आता है, बताओ, गामा रेज, वेरी गुड, एक्स रेज। फिर और कॉस्मिक, लास्ट में आएगा। लिख लीजिए तो जरा। अब इस विजिबल रेंज जो है ना, ये विजिबल रेंज, ये इसी विजिबल रेंज में क्या आता है, बहुत सारे रेज, बहुत सारे वेव्स, जिसका नाम है, पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में, विबजियोर। ठीक है। अच्छा, ये जो रेज है मैं बता दूं, ये हमारा इंक्रीजिंग वेवलेंथ के फॉर्म में, इधर बढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी मिनिमम। इस एंड पॉइंट पे वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है। विबजियोर, विबजियोर में जो रेड है, इसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा। इसीलिए देखते हो ना, कोई भी जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स होते हैं, या फिर अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट करने के लिए जो हम लोग लगाते हैं, लेटर्स लिखते हैं, किस कलर का रहता है, रेड कलर का, ताकि उसका क्यों, क्योंकि उस लाइट का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होता है और वो दूर तक ट्रेवल कर सकता है। ठीक है। और विबजियोर का वेवलेंथ जो है सबसे होगा मिनिमम। ठीक है। और यही होता है विजिबल रेंज। और ये कहां से कहां लाई करता है, ये भी देख लीजिए। बेसिकली ये 3800 एंगस्ट्रॉम टू 76 या 7800 एंगस्ट्रॉम तक लाई करता है। मतलब सीधा सीधी याद रखो, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक बस। ठीक है, लाई करता है ये रेंज, विजिबल रेंज। चार 4000 से 8000 तक। ठीक है, हो गया डन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा नॉर्मल सा। ये समझ में आ गया, ये मतलब ये व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है जो कि 7 कलर्स में डिसोसिएट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, स्प्लिट हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, उसके बाद बाकी कल देखेंगे। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। If a wave has a wavelength of, if a wave has a wavelength of, let's suppose मान लो कुछ भी मान लो 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, calculate its frequency. Its frequency, C की वैल्यूज तुमको दे रखी है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, C बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी निकालना है, C कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या है, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। बस यूनिट का ध्यान रखना, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। हाँ कि ना, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर गया तो ये हो जाएगा कितना, 10⁻18 और 3/10 बताओ 0 पॉइंट समथिंग।
0.33 मान लो, ठीक है, लिख लो यहाँ पे, यही आएगा हर्ट्ज। मतलब अब अगर पूछे कि विच लाइट हैव अ मिनिमम, विच वेव हैज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा होगा? है रेड। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात बोल रहा हूं, है रेडियो वेव। फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी? मिनिमम, और वेवलेंथ मैक्सिमम, ठीक है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का पूछे तो कॉस्मिक रेज, ठीक है। चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी क्लास हम लोग कल देखेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।